आदमी राजनीति के क्षेत्र में होता है जी जी। तो उसके अपने कुछ सपने होते हैं। 20-25 नई दुकानें बनाई, यहाँ पर 2 चौपाटी भी मैंने प्रस्तावित की थी। हमको सफाई में 2 बार दिल्ली स्तर पर सम्मान मिला है। जो लोग हैं नगरवासी हैं उनका घर का पट्टा, जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया है। देखिए, वार्ड क्रमांक 5 जो इंदिरा मार्केट है वो रेलवे की जमीन है। कहीं पर 70 लाख के काम किए हो, कहीं पर 50 लाख के काम किए हो, कहीं पर 40 लाख के काम किए हो। आवास टारगेट से ज्यादा बने हैं यहाँ पर। आज भी हमारे 603 प्रस्ताव शासन के पास जमा है और कुछ लोगों के द्वारा लगातार पेपरबाजी करने के कारण उस फाइल को ऊपर मंत्रालय मंगा लिया गया। इस नगर को यदि किसी ने कुछ दिया है तो वो धनेन्द्र साहू जी ने दिया है। जनता जब वोट देने जाती है तो उन विकास कार्यों को नहीं देखती। नहीं, देखिए, अधिकारी कर्मचारी सभी अच्छे होते हैं, है ना। आप देख लीजिए, मेरे कार्यकाल में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई, क्योंकि आजकल चुनाव में खर्चे बहुत होते हैं। जिस प्रकार से नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है राखड़ की, इसे लेकर आपके द्वारा या नगर पालिका के द्वारा क्या पहल की गई है? आज राइस मिल वालों की हालत क्या है? 2 साल पहले से, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली। और जो आरोप लगा रहे, हो सकता है उन्हीं के पास जाता हो। देखिए, नगर पालिका का अपना एक सीमित क्षेत्र रहता है, उसके सीमित फंड रहते हैं जी, है ना। मैंने अपनी अध्यक्ष निधि 10 लाख रुपया और हमारे 10 पार्षदों ने 1-1 लाख रुपया, 20 लाख रुपए से हमने। लेकिन कुछ व्यापारी रहते हैं जो कहीं ना कहीं बात नहीं सुनते या नहीं मानते, जिद में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी हमने कहा है जी। कुछ लोग होते हैं जिनको विकास कार्य अच्छे नहीं लगते, उन लोगों ने उसकी कंप्लेंट की कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और वो फाइल को फिर जांच में भेज दिया गया। शीतला तालाब को आप पहले वाले स्वरूप में देख लीजिए और आज के स्वरूप में देखिए। अब आपको क्या लगता है कि मैं इस अपने 5 साल के इस कार्यकाल में ये चीज जो है उपलब्धि, क्या बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं आप? देखिए, नगर पालिका में कई ऐसे पार्षद हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि भेदभाव का आरोप लगाते हैं कि हमारे जो वार्ड में जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है, और बाजार को वहां शिफ्ट करके हम उस बाजार की जगह में चौपाटी बनाना चाह रहे हैं जो प्रथम मंजिल में रहेगी। ऐसी बीमारियां आ गई है समाज में कि को एजुकेशन के चलते कुछ परिवार की बच्चियां इधर से उधर हो जाती है। नगर के युवा, शिक्षित युवा, बेरोजगार युवाओं के लिए आपने क्या किया है? जब तक व्यापारी लोग सहयोग नहीं करेंगे वो ये यातायात की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। नमस्कार, मैं हूं नागिनी साध, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। आज के इस खास खबर में आज आप लोगों को मैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि गोबरा नौपारा नगर पालिका के प्रथम नागरिक और हमारे नगर के मुखिया धनराज मध्यानी जी से। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो है 5 सालों में नगर के लिए क्या कुछ अपने जो कार्य किए हैं उसके बारे में, साथ ही इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम धनराज मध्यानी जी से लेना चाहेंगे। भैया, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। भैया, बताएं कि आपका जो है राजनीतिक में आने का कैसा आपका प्लान बना और कैसे आपने जो है कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस में आपका कार्यकाल कैसा रहा? जी, मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस से ही जुड़ा रहा है। मेरे पिताश्री श्री हुकूमत राय जी, वो फिंगेश्वर में दुकान थी, उस समय वहां श्यामाचरण जी से साथ जुड़े हुए थे और 1983 के नगर पालिका चुनाव में उन्होंने वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद के लिए चुनाव भी लड़ा है। उस चुनाव के दौरान ही मुझे प्रचार करने का अवसर मिला था। तब मेरी उम्र 16-17 साल के आसपास थी और उस समय ही प्रचार के दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड सेवा करने का एक अच्छा अवसर है। जनता की सेवा इस फील्ड में जाकर की जा सकती है और नाम कमाया जा सकता है, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट हुई और फिर मैं इसमें आगे बढ़ा। जी। मध्यानी जी, जैसे कि आपने जब 2020 में आपका चुनाव हुआ, जब पहली बार आपने चुनावी मैदान में उतरे, तो उस समय आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री उस समय थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से उस समय जो है निकाय का जो है चुनाव हुआ था और उस समय क्या आप पार्षद से सीधा अध्यक्ष के लिए आपने कभी सोचा था कि मैं यह अवसर मुझे मिल पाएगा करके? हाँ, निश्चित ही। जब आदमी राजनीति के क्षेत्र में होता है तो उसके अपने कुछ सपने होते हैं। मेरा भी एक सपना था कि इतने दिन से राजनीति में हूँ, अगर कभी अवसर मिलेगा
जी जी तो निश्चित पार्षद चुनाव हो चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, जी। पहले उस समय भी अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट था, हाँ हाँ तब भी पार्टी ने मुझे आदेश किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, जी। और बाद में वो अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा हुआ, और इत्तेफाक से मेरा वार्ड सामान्य ही था, अनारक्षित था, जी तो पार्टी ने मुझे पार्षद चुनाव के लिए कहा आप चुनाव लड़िए, और जैसे ही अगर बहुमत आता है तो आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी है, जी। और इसीलिए मैं चुनाव लड़ा, और फिर पार्टी ने मुझे, मेरे नेता माननीय धनेंद्र साहू जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। जैसे कि एक सवाल है आपसे कि पीछे आपको इसके पहले भी जो है आपको चुनाव से जो है कांग्रेस ने आपको जो है वो उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बावजूद जो है आपने टिकट वापस कर दी थी, कि आखिर क्या वजह थी इसकी? जी, 2014 में उस समय भी नगर पालिका के चुनाव डायरेक्ट थे, और पार्टी ने मेरा नाम घोषित कर दिया था, और मैंने नामांकन भी किया था। निश्चित ही चूंकि पार्टी ने नाम घोषित किया है और मुझे नामांकन करना था, चूंकि पार्टी ने पहले ही मुझे कहा था आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन उसी दौरान मेरी माताश्री का निधन हो गया था, और वो माहौल घर में नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव आप अकेले नहीं लड़ते हो, आपका जी। पूरा परिवार लड़ता है, चलते पूरा परिवार लड़ता है। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए मैंने नामांकन तो कर दिया था, लेकिन घर में जब मैं बाद में चर्चा किया तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे अपनी पार्टी को कहना पड़ा कि मैं इस वक्त चुनाव लड़ने के मानसिकता में नहीं हूं, परिवार का भी कहीं ना कहीं मन नहीं दिखाई दे रहा है ना, घर में माताजी के कारण गम का माहौल है, और इसीलिए किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। भैया आपने किन लक्ष्यों को लेकर जो है आपने इस 5 साल जो आपने कार्यकाल आपका रहा इस बार, जी, किन लक्ष्यों को लेकर आपने जो है काम किया, और क्या वो लक्ष्य पर आप पहुंच पाए? देखिए जनता ने तो मुझे 5 साल का अवसर दिया, जी और 5 साल वैसे पर्याप्त होते हैं जी काम दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम लोग चुनाव जीत कर आए, एक बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व में, जी कोविड का आना हो गया, और लगभग पौने 2 साल उस कोविड में ही हमको काम करना पड़ा। पूरी तरह से प्रदेश में काम ठप थे, व्यवसाय ठप था, सरकार के पास फंड नहीं था। उस पीरियड में भी माननीय धनेंद्र साहू जी ने हिम्मत दी, और चूंकि हमारा कोई ऐसा अनुभव नहीं था, लेकिन माननीय धनेंद्र साहू जी ने हिम्मत दी और संबल दिया, जिसके कारण हम लोग उस समय जो बहुत बड़ी आवश्यकता थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ के शासकीय अस्पताल का उन्नयन किया, तत्काल में ऑक्सीजन सेंटर का गैस सिलेंडरों की यहाँ पर व्यवस्था की, और नगर के नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और लगभग 30 बेड तत्काल हम लोगों ने व्यवस्था की, और 30 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन सिलेंडर अतिरिक्त मिल गए थे हमको, तो हम लोग लगभग 40 से 50 लोगों को वहां एडमिट कर पाते थे, और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो भोजन के माध्यम से या और भी अन्य सेवाओं के माध्यम से बहुत सहयोग किया, जिसके कारण हम उस महामारी से उबर पाए। जी मध्यान्ह जी, जिस प्रकार से जो है आप 5 साल आपने कार्यकाल आपका रहा, आप आपको क्या लगता है कि मैं इस अपने 5 साल के इस कार्यकाल में ये चीज जो है उपलब्धि, क्या बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं आप? देखिए, जैसे ही हम लोग बने थे, कोविड जैसे ही निपटे, धनेंद्र भैया जी का एक साथ बैठक हुई, उन्होंने कहा धनराज भाई इस नगर की आवश्यकताओं को बताइए, जितना अधिक होगा हम लोग इस नगर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। देखिए, नगर पालिका का अपना एक सीमित क्षेत्र रहता है, उसके सीमित फंड रहते हैं, है ना, लेकिन दूसरे विभागों से कैसे हम बाकी आवश्यकताओं को इस नगर की पूरा करें, तो मैंने ही धनेंद्र भैया से कहा कि भैया कुर्रा से लेकर आप राजीव पुल तक रोड का चौड़ीकरण 4 लाइन यदि करवा दें, जो इस नगर की महती आवश्यकता है, इस नगर का प्रवेश द्वार है समझ लीजिए, और जब आप किसी बड़े शहरों में जाते हैं या किसी भी शहर में जाते हैं, जब उसकी एंट्री अच्छी होती है, तो निश्चित ही जो व्यक्ति वहां से गुजरता है या वहां जाता है उस गांव में, तो उसकी पहली ही मानसिकता बन जाती है कि हम एक अच्छे शहर में जा रहे हैं करके। तो एक तो वो रोड चौड़ीकरण का हमको मिला करीब 30 करोड़ रुपए का। हम लोग को एजुकेशन के कारण जो कुछ ऐसी बीमारियां आ गई है समाज में कि यदि यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज खुल जाए, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते, तो यदि गर्ल्स कॉलेज खुल जाए तो एक अच्छी उपलब्धि इस नगर के लिए होगी। तो उन्होंने तत्काल इसको स्वीकार किया, और माननीय भूपेश बघेल जी से इस नगर में कन्या महाविद्यालय की मांग की, और इसी नगर के कार्यक्रम में मांग की थी उन्होंने, आपको याद होगा, तहसील की मांग और कॉलेज की मांग, उन्होंने यही हाई स्कूल के मैदान में मांग की थी, और वो दोनों मांगों को उन्होंने माना,
कन्या महाविद्यालय भी दिया और तहसील को पूर्ण दर्जा भी दिया। जी। जिस प्रकार से देखा जी ये जा रहा है हमारे नगर में, आप नगर के वरिष्ठ नागरिक हैं और साथ ही पालिका अध्यक्ष हैं, नगर के प्रथम नागरिक हैं। हम ये देखते हैं कि अधिकांश जो यहाँ की जो प्राथमिक जो स्कूलें हैं, वह कुछ वहाँ अनियमितताएँ देखी जा रही हैं, जैसे कि स्वच्छता को लेकर या फिर पेयजल की समस्या को लेकर आज भी वहाँ इस प्रकार की समस्या है। तो इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए यहाँ जब हम लोग आए तो सबसे पहले मैंने सारे स्कूलों से उनकी आवश्यकताएं मंगाई थी कि आपके यहाँ किन चीजों की आवश्यकता है, और लगातार उसको फिर मैंने विधायक जी के माध्यम से, अपने विभाग के माध्यम से शासन तक उसको भेजा। जब जब जैसा फंड उपलब्ध हुआ वैसा वैसा हमने उन मांगों को ध्यान में रखते हुए काम किया। हमारे ही कार्यकाल में कन्या हाई स्कूल में 2 बिल्डिंगें बनी है अतिरिक्त, आप जाकर देख सकते हैं। अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया है। बढ़ईपारा स्कूल में अतिरिक्त कमरे बने हुए हैं। अभी दीनदयाल उपाध्याय स्कूल जो है वार्ड क्रमांक 4 में, वहां भी जाकर देखिए। तो इन तीनों स्कूलों में अतिरिक्त कमरों की मांग थी, उसको पूरा किया गया। यहाँ कन्या हाई स्कूल में जरूर पानी की समस्या है। हमने कनेक्शन तो दे रखा है, लेकिन पर्याप्त पानी वहाँ, चूंकि बच्चे सैकड़ों की संख्या में है, तो पर्याप्त नहीं हो पाता, और वहां पर कहीं पर भी बोर में पानी नहीं है। हमने अभी कबीर आश्रम से निवेदन किया है कि वो अपनी जमीन का उपयोग करने दें, ताकि हम उन स्कूलों को, और वहीं पीछे में अभी कन्या महाविद्यालय भी लग रहा है, तो वहां उन बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था कर सके। तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, अतिशीघ्र उनको वहां पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मध्यान्ह जी, जिस प्रकार से आपने नगर में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य जो कराए हैं, जैसे कि आप देखा ये जाता है गौठान, मैदान और साथ ही तालाब, इन जो है निर्माण कार्यों में वहां पे जिस प्रकार से, अब गौठान की हम बात करें तो आपकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही, और मैदान, खेल मैदान और तालाब, ये आपके शायद ये बनता, अच्छे से बनता तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम हो जाता नगर के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो गौठान है वो निश्चित ही पूर्व सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, और उसका जो सेटअप था, उस सेटअप को छेड़ा नहीं जा सकता था। यदि उसको बांस बल्ली से खड़ा करके और घास फूस लगाना है, टाट पट्टी लगाना है, तो वही लगाना है, आप उसमें टीन नहीं लगा सकते। तो इसीलिए उसका जो कॉन्सेप्ट था उसी आधार पर बनाया गया, और उस बीच 2 बार कलेक्टर साहब स्वयं अवलोकन में आए थे और उस गौठान को उन्होंने देखा था। गौठान बनी, जो मवेशी थे उनको वहां रखा भी जाता था, उनके लिए वहां व्यवस्थाएं भी होती थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो सरकार ने गौठान का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया, और चूंकि कोई भी यदि व्यवस्थाएं समाप्त होती है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं फिर वो एक बियाबान जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वहां की स्थिति भी आज इसीलिए यही हो गई। अगर ये गौठान चलती रहती, और जो कि मुझको लगता है पूर्व सरकार की बहुत अच्छी योजना थी, है ना, आज जो ये मवेशी रोड पर दिखाई दे रहे हैं वो सब वहां पर रहते, और इसको तो बल्कि और आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास वर्तमान सरकार का होना था। लेकिन सब सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती है। रही बात खेल मैदान की, खेल मैदान पूरी तरह से तैयार है, और तैयार था, और उसको हमने उद्घाटन भी कर दिया था। अब यदि कोई कहे कि इसमें खेलने से हमको ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन है वो खिलाड़ियों की मांग पर किया जाना चाहिए, और हम लोग उसके लिए प्रयासरत भी थे। मैंने स्वयं अपना 2.5 लाख रुपया लिख के दिया था कि उस क्रिकेट के जो यहाँ प्रेमी है उनके लिए, और उस पिच को बनाने के लिए। लेकिन सरकार बदलने के बाद और कुछ लोगों के द्वारा लगातार पेपरबाजी करने के कारण उस फाइल को ऊपर मंत्रालय मंगा लिया गया, और उसकी कहना चाहिए टेंटेटिव जांच के लिए कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। उसके कारण वो काम, वहां पर पिच का काम रुक गया, और आज तक उसकी फाइल वापस हमारे पास नहीं आई है ना। और तीसरी बात जो तालाब का कहा, शीतला तालाब को आप पहले वाले स्वरूप में देख लीजिए और आज के स्वरूप में देखिए। हमने उसको पूरा चारों तरफ से अपना सीमेंटेड जो वाल है वो कर दिया, चारों तरफ से उसको लाइट जलवा दिया, दोनों तरफ, एक नदी तरफ, तालाब तरफ और एक रोड तरफ, पूरे पोल लगे हुए हैं, लाइटें चालू है। उसके बाद उसमें जो काम था, मेन था, जो दुर्गा विसर्जन होता था, वहां पर कोई मजबूत घाट नहीं था। हमने बहुत लंबा चौड़ा घाट बनाकर
और एक साथ कम से कम 4-4 माता जी की 4-4 मूर्तियां विसर्जित हो जाए, वो हमने व्यवस्था की। काम चल ही रहा था, इस बीच सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद जो एक होता है, लोगों को, कुछ लोग होते हैं जिनको विकास कार्य अच्छे नहीं लगते, उन लोगों ने उसकी कंप्लेंट की कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो फाइल को फिर जांच में भेज दिया गया। और चूंकि अब शासन है तो मंगा लिया, और उसकी भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए उन लोगों ने उसको मंगवा लिया। उसमें जो 3 काम महत्वपूर्ण और बचे हुए हैं जो होने थे, वो है, एक उसका गेट अच्छा हो जाता, एक 300 फीट का एक छोटा सा गार्डन था जिसको हम एक सौंदर्यीकरण के रूप में कर रहे थे, और तीसरा था जो उस तालाब का चारों तरफ का रोड है उसको सीसी करना था। ये 3 काम उसमें रुक गए हैं, और उसका फंड हमारे पास बचा हुआ है, और अभी वापस हमको ऑफिस से आदेश हो गया है कि आप जो बचे हुए काम है, जो फंड है आपके पास, उससे उसको पूरा करवाएं। तो मैं समझता हूँ शायद 1-2 दिन में उसका टेंडर लग जाएगा। क्या कारण लगता है कि जो निर्माण कार्य में जो ठेकेदार था, हाँ, उसे जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया? क्या वजह थी कि ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा उस ठेकेदार को? नहीं, देखिए क्या है, लगातार उसको हम काम करने के लिए बोल रहे थे। उसका कहना था कि मैंने जितने काम पहले किया है, मुझको आप लोगों ने उस हिसाब से, आपके इंजीनियर ने हमारा बिल नहीं बनाया है, और जब तक आप मुझको बिल नहीं दोगे मैं काम चालू नहीं करूंगा। हमने कहा आपने जो काम दिखाई दे रहा है, जो इंजीनियर ने बना दिया है, हम तो उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं करते, है ना। तो जो उनको दिखा उसका उन्होंने बिल बनाया है। यदि आपको लगता है, आप पुनः उसके वो करा लीजिए, रिवेल्युएशन करा लीजिए और उसको करा लीजिए। लेकिन चूंकि बाहर के थे, वो लगातार पत्राचार हुआ, लेकिन उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, और जब हमने लगातार 3 पत्र दिए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर हम लोगों ने उसको, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हमको काम करना है, हम किसी ठेकेदार के भरोसे तो नहीं रह सकते, इसीलिए हमने उनको ब्लैक लिस्टेड किया और फिर से टेंडर निकाल दिया उसका। आपके वार्ड में एक तालाब है, वो विकास वहां भी आपने किया जरूर है, लेकिन वो अभी उस रूप में नहीं आ पाया जिस रूप में हमें नजर आनी चाहिए। जी, उसके बारे में भी बताऊंगा। वो अस्पताल डबरी है, जी जी। हमने उसके लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी, ताकि पहले तो उसको चारों तरफ से उसकी टोवाल बनाई जाए और पाथवे बनाया जाए उसमें। लेकिन शासन का जो नियम है, वो उसके तालाब के रकबे के हिसाब से पैसा देते, उपलब्ध कराते हैं। तो उन्होंने सिर्फ मात्र 25 लाख रुपए दिया, और 25 लाख रुपए से उस तालाब का संपूर्ण काम नहीं किया जा सकता। तो जो उस समय जरूरी था, जो टोवाल बनानी थी, थोड़ा रोड चौड़ा चौड़ा करना था, उसको हमने करके और फिर कुछ मुर्रम डलवा के और उसको बनाया, और कुछ हमने इलेक्ट्रिक पोल उसमें लगवाए हैं। हाँ, जानी जी, आपके कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या अच्छे काम किए आपने? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में चूंकि आते ही कोविड आ गया था, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस अस्पताल का उन्नयन किया। यहाँ पर अतिरिक्त कमरे बनाए गए, अतिरिक्त हॉल बनाया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई, उस समय डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, और सबसे बड़ी चीज, भविष्य में ऐसी कोई चीज ना हो, उसके लिए वहां करीब 3.25 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन सेंटर भी स्थापित किया है। और आप जाकर देखिए उस समय के अस्पताल को और आज के अस्पताल को, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उस समय पिछली सरकार ने, जो अभी भी बीच में बंद हो गया था लेकिन अभी फिर वापस प्रारंभ हो गया है, बाहर से डॉक्टर बुलाकर, और जो कहना चाहिए कि बच्चों की डिलीवरी, बच्चे जो महिलाओं के डिलीवरी का जो काम था, वो प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाकर शासन उनको पैसा देकर उस कार्य को भी यहाँ प्रारंभ कराया गया। तो लगातार वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, और आने वाले समय में अब नई सरकार है, उनकी भी अपनी प्राथमिकताएं होंगी, और निश्चित वहाँ विकास के काम और भी दिखाई देंगे। नगर के युवा, शिक्षित युवा, बेरोजगार युवाओं के लिए आपने क्या किया? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 20-25 नई दुकानें बनाई और लोगों को अवसर दिया कि वे नया व्यापार शुरू करें। जैसे साहनी मोहल्ले में, उसके बाद ये अस्पताल के पास, पुराना नगर पालिका में, और अभी बस स्टैंड के पास। मैंने अपने कार्यकाल में 4 जगह दुकानों का निर्माण कराया, और 3 जगह का सफलतापूर्वक ऑक्शन हो चुका। पर्याप्त राशि में दुकान गए हैं,
और अभी चौथी जगह का ऑक्शन कल 30 तारीख को होने वाला है। साथ ही मेरे सोच थी कि मैं ये हाई स्कूल में, और उसका पूरे प्रस्ताव तैयार है और आज भी तैयार है, फिर भी अगर सरकार नहीं बदली होती, प्रदेश की फिजा नहीं बदली होती, तो शायद वो दुकान आज तैयार हो गए होते। लेकिन सरकार बदली, कुछ व्यवस्थाएं बदल गई, शाला प्रबंधन समितियां बदल गई, उसके कारण उसमें रोक लगी। नहीं तो आज भी हमारे पास जो आर्किटेक्ट का नक्शा है 84 दुकानों का, वो 84 दुकान वहां पर बननी थी, जिससे यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलता। गरीब तबके के लिए भी उसमें दुकानें थी। टर्री रोड में हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दुकानें बना रहे थे, मेन गंज रोड में बड़ी दुकानें बना रहे थे, और यहाँ पर 2 चौपाटी भी मैंने प्रस्तावित की थी। एक चौपाटी जो सरलता से बन सकती थी, वो जो हमारा बड़ा गार्डन है रायपुर रोड में, वहां पर दुकानें निकाल कर और हम कुछ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ, और जो वो भी बहुत आवश्यक है, और उसको देखते हुए फिर जब रोड चौड़ीकरण के बाद जो जगह बची, तो हमको लगा कि ये गार्डन की पार्किंग के लिए भी बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हमने वहां पर उस चौपाटी का जो हमारा उद्देश्य था उसको हमने पोस्टपोन किया। और दूसरा एक चौपाटी का, हालांकि है वो बहुत कठिन प्रक्रिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग पीपीपी मोड में उसका टेंडर कर दिए हैं। और जो हमारा पुराना नेहरू घाट के पास बाजार है, उस बाजार के शेड को हम हटाकर वहां पर छत ढालकर और ऊपर में नदी साइड उसका व्यू देते हुए, और वहां पर एक चौपाटी का निर्माण हम लोग करना चाह रहे थे। समय बहुत कम बचा है, इसको भी कहूंगा, क्योंकि ये पीपीपी मोड में था। अब ठेकेदार को लग रहा है कि भैया का समय बहुत कम बचा है और अभी वो काम करना उचित है कि नहीं है, इसीलिए वो काम प्रारंभ नहीं कर रहा है। नहीं तो उसका टेंडर बहुत पहले हो चुका है, वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। वहां पर भी हम लोग, जो बाजार के लोग हैं, उनको तकलीफ ना हो करके हमने एक 20 लाख रुपए का शेड सामुदायिक भवन के लिए 15 फाइनेंस में भेजा था। जैसे ही सरकार बदली तो वो सारे काम कैंसिल हो गए, और बाद में मैंने अपनी अध्यक्ष ने दी 10 लाख रुपया, और हमारे 10 पार्षदों ने 1-1 लाख रुपया, 20 लाख रुपए से हमने वो शेड तैयार कराया, और बाजार को वहां शिफ्ट करके हम उस बाजार की जगह में चौपाटी बनाना चाह रहे हैं, जो प्रथम मंजिल में रहेगी। वापस बाजार वहीं स्थापित हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, समय बहुत कम बचा है, ठेकेदार से चर्चा चल रही है, कम से कम काम चालू कर ले, हमारी ये मंशा है। अब उसके मन में क्या है, उसको ठेकेदार से समझना पड़ेगा। जी मध्यानी जी, जिस प्रकार से नगर के विभिन्न वार्डों में जो लोग हैं, नगरवासी हैं, उनका घर का पट्टा, जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो आज भी झोपड़ियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही आवास योजना का लाभ उन्हें इस पट्टा नहीं मिलने के कारण से अब हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो गोबरा नवापाड़ा नगर पालिका को जो स्टार्टिंग में टारगेट दिया गया था आवास का, वो हमने अपने कार्यकाल में अचीव कर लिया है। हमने उसके बाद और कई नए प्रस्ताव भेजे हैं। आज भी हमारे 603 प्रस्ताव शासन के पास जमा है 2 साल पहले से, लेकिन आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि यहाँ आवास नहीं बने, आवास टारगेट से ज्यादा बने हैं। यहाँ पर जो टारगेट था प्रारंभिक, जो यहाँ पर सर्वे किया गया था, और जो 1100 कुछ मकानों का टारगेट था, उसको हमने बहुत समय पहले ही अचीव कर लिया है। निश्चित या तो कहीं पर सर्वे में किन्हीं के नाम छूटे हैं, या 3 भाई एक साथ रहते हैं और उन्होंने अब अपने नाम अलग कर लिए हैं और वो आवास चाहते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और जैसे जैसे वो आवेदन करेंगे और शासन के द्वारा जब आवास के प्रस्ताव मांगे जाएंगे, हम भेजते जाएंगे। कुछ लोगों को हो सकता है पट्टा नवीनीकरण नहीं होने के कारण तकलीफ आ रही हो, तो वो तो तहसीलदार और राजस्व विभाग का काम है ना। वो लोग जैसे ही पट्टा वितरण करेंगे या उनको नवीनीकरण करके देंगे, उनके आवेदन जमा हो जाएंगे। मध्यानी जी, जिस प्रकार से वार्ड क्रमांक 5 जो कि रेलवे की जमीन पर काबिज थे, उन्हें जो है अब रेलवे द्वारा उन्हें हटाया जा रहा है, कई बार नोटिस दिया गया है, उनके लिए नगर पालिका के द्वारा या आपके द्वारा क्या पहल की गई उनके रहने के लिए? देखिए, वार्ड क्रमांक 5 जो इंदिरा मार्केट है, वो रेलवे की जमीन है, और जब अभी रेलवे का विस्तार हो रहा है तो उनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है।
नगर पालिका के द्वारा, चूंकि नगर पालिका क्षेत्र में कोई जगह नहीं है, जी यहाँ पहले हमारे पास लगभग 60-65 एकड़ जमीन थी जो गोबरा में है। उसको पिछले कार्यकाल में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को विधिवत हस्तांतरित कर दिया गया है। उसी में से हमने माननीय विधायक धनेन्द्र साहू जी के प्रयास से महिला महाविद्यालय के लिए हमें 5 एकड़ और कुछ डिसमिल दी गई है। और अब उसी जमीन में से इनको बसाने के लिए हमने 5 एकड़ जमीन की मांग की है। और कलेक्टर महोदय ने लिखा है गृह निर्माण मंडल को कि नवापारा नगर पालिका को 5 एकड़ हस्तांतरित की जाए। प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई है। जैसे ही वो हस्तांतरित होती है, हम शासन को जानकारी दे देंगे। राजस्व विभाग के द्वारा इनका विधिवत जो भी व्यवस्थापन होता है वो किया जाएगा। जी। नगर के दो मुख्य मार्ग हैं, मध्यान्ही जी सदर रोड और गंज रोड, जी जहाँ यातायात व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए नगर पालिका के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है या आगामी क्या आप लोग की योजना रहेगी? देखिए, सदर रोड और गंज रोड निश्चित ही दोनों व्यावसायिक रोड है। गंज रोड तो फिर भी बहुत चौड़ा रोड है, डबल रोड है, इसलिए वहां बहुत कम परेशानी आती है। किसी किसी दिन जरूर वहां जब मंडी चालू रहती है तो कुछ गाड़ियों की अव्यवस्थाएं दिखाई देती है। उसको हमने लगातार व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें व्यवस्थित रहने के लिए कहा है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो हमारा यातायात है वो सुचारू रूप से चले। सदर रोड निश्चित ही बहुत सकरा रोड है और इसमें जब तक व्यापारी लोग सहयोग नहीं करेंगे वो यातायात की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। मैंने समय समय पर इसको पुलिस विभाग को भी कहा है, सीएमओ को भी कहा है कि एक संयुक्त टीम बनाकर और इसको इस पर कार्रवाई की जाए। पहले तो एक बैठक ली जाए, उनको समझाइश दी जाए और यदि समझाइश से ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है। नगर हम सबका है, उनको व्यापार भी करना है, हम सबको चलना भी है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो नगर में एक व्यवस्थाएं अच्छी दिखाई देगी। लेकिन कुछ व्यापारी रहते हैं जो कहीं ना कहीं बात नहीं सुनते या नहीं मानते, जिद में रहते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी हमने कहा है। जी। आखिर क्या वजह है कि जो है प्रशासन भी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पुलिस को आखिर क्या वजह है? देखिए, एक्चुअल कार्रवाई करना मैं समझता हूँ यातायात विभाग का काम है और यहाँ यातायात विभाग तो है नहीं अलग से, उसको पुलिस विभाग ही देखता है। तो पुलिस विभाग को इस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए और इसका मैंने मौखिक निवेदन 2-3 बार किया है। मध्यान्ही जी, जिस प्रकार से आप नगर के मुखिया रहे, नगर के प्रथम नागरिक, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, जिस प्रकार से आप 5 साल आपका कार्यकाल रहा और इन 5 सालों में 3 चुनाव हुए, एक उपचुनाव जो कि वार्ड नंबर 14 में उपचुनाव हुआ और साथ ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। इन तीनों चुनाव में जिस प्रकार से उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, साथ ही 2 उपचुनाव में भी एक प्रकार से देखा जाए तो नगर से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही, क्या जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? हाँ, निश्चित ही मेरे कार्यकाल में नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 में जो हमारी पार्षद थी, उनके निधन के बाद वहां उपचुनाव हुआ और हम वापस उसी परिवार से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे और इसीलिए हमने कहीं पर किसी नए कैंडिडेट को आमंत्रित भी नहीं किया और उन्होंने कहा था कि हम लोग घर में सोचकर बताएंगे, लेकिन अब उनकी अपनी जो भी मजबूरियां रही हो, उन्होंने बाद में वहां उस वार्ड से चुनाव लड़ने से मना किया। फिर हमने एक नया कैंडिडेट वहां दिया, लेकिन वही विपक्ष की ओर से उसी परिवार से एक कैंडिडेट खड़ा हो गया और जो पिछली बार जो परिवार कांग्रेस से पार्षद था वो क्योंकि विपक्ष के टिकट से चुनाव लड़ा तो उसको विजयश्री मिल गई। बाकी ऐसे और कोई बात नहीं है, कहीं कोई विपक्ष और पक्ष वाली बात नहीं है, क्योंकि उस परिवार का वहां बहुत अच्छा वर्चस्व था। पहले वो कांग्रेस से लड़े तो कांग्रेस से पार्षद बने, जब दूसरी बार हुआ तो भाजपा ने उनको प्रत्याशी बना लिया, तो भाजपा के टिकट से वो चुनाव जीत गया। जीता वही परिवार है। जैसे कि पूरी जो है स्थानीय स्तर पे जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और अपने विधायक भी जो है कांग्रेस से थे, उसके बावजूद जो है हार का सामना करना पड़ा। देखिए मैंने बोला ना, एक तो परिवार वही था और दूसरी बात स्थानीय कुछ छोटे मोटे कई बार कुछ विषय आ जाते हैं
उस विषय को लेकर भी वहां पर एक सांप्रदायिक विषय बना दिया गया था एक मैटर को लेकर, जबकि वो कोई बात ही नहीं थी। तो उसका भी शायद असर पड़ा उस चुनाव पर, और उसका परिणाम जो है वो हमारे फेवर में नहीं है। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि यहाँ से कुछ अंतरों से हारा गया, हार का सामना करना पड़ा। इसे किस रूप में देखेंगे? निश्चित ही क्या इसका आपने क्या विश्लेषण किस रूप में किया आपकी पार्टी के द्वारा या आप अपने द्वारा? विधानसभा चुनाव का परिणाम निश्चित ही हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। नवापारा से पहली बार हम लोग इतने बड़े मार्जिन से विधानसभा का चुनाव हारे, वो भी ऐसा व्यक्तित्व धनेन्द्र साहू जी, जो पिछले लगभग 30 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे, 5-5 बार विधायक रहे, और उनके खिलाफ कोई माहौल भी नहीं था, और उनके कामों को कोई नकार नहीं सकता। इस नगर को यदि किसी ने कुछ दिया है तो वो धनेन्द्र साहू जी ने दिया है। लगातार उनके प्रयास से ही, चाहे मेरा कार्यकाल देख लीजिए, मेरे कार्यकाल को भी यदि आज मैं अपने काम गिना रहा हूं तो उसमें जितने बड़े काम है वो माननीय धनेन्द्र साहू जी की देन है ना। तो एक तो लगता है मुझको विधानसभा चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी ने एक महतारी वंदन योजना लाई, महिलाओं को सीधा 1000 रुपया महीना देने का जो उन्होंने वायदा किया, तो वो एक सीधा लाभ महिलाओं को जो मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं का वोट बैंक है वो प्रभावित हो गया, और उसका असर रहा कि हम पहली बार अभनपुर विधानसभा के इस नवापारा नगर में एक बड़ी मार्जिन से पीछे रहे। जैसे कि अभनपुर विधानसभा में आपके हिसाब से जो है कि करोड़ों रुपए के काम हुए यहाँ पर, तो लोग तो जनता जो है विकास कार्य को यहाँ पर जो है कोई चुनाव में जो कोई मायने नहीं रखता। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि जो विकास के काम है उसका कोई मायने नहीं है। जनता जब वोट देने जाती है तो उन विकास कार्यों को नहीं देखती, उस समय तात्कालिक जो समस्याएं रहती है, तात्कालिक जो विषय रहते हैं, उसके आधार पर ही मतदान किया जाता है, ऐसा इन रिजल्टों से लगता है। जी। जैसे कि नगर पालिका में कई ऐसे पार्षद हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि भेदभाव का आरोप लगाते हैं कि हमारे जो वार्ड में जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो ये क्या भेदभाव वाली बात जो आ रही है कुछ पार्षदों के द्वारा, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जब से हम लोग आए हैं, मैंने अपनी पहली मीटिंग में ही कहा था, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम काम करेंगे, और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, नगर के किसी भी वार्ड को उपेक्षा के हिसाब से नहीं देखा गया है। सारे 21 वार्डों में पूरे काम हुए हैं, और हो सकता है कहीं पर 70 लाख के काम किए हों, कहीं पर 50 लाख के काम किए हों, कहीं पर 40 लाख के काम किए हों, लेकिन कोई भी वार्ड अछूता नहीं है। सारे वार्डों में विकास के काम हुए हैं, जहां कहीं ज्यादा आवश्यकता रहती है, कहीं कम आवश्यकता रहती है, और विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। हमारे पहले भी कई चुनाव हुए, लेकिन क्या विकास के काम कंप्लीट हुए? क्या हम भी जब अब जाएंगे, जो नई टीम आएगी उसके सामने भी एक चुनौतियां होंगी, तो वो भी अपने समय में काम करेंगे। तो कहीं पर भी किसी की उपेक्षा नहीं की गई है, ये निराधार आरोप है ये। जी। एक और विषय है कि जिस प्रकार से अभी तत्कालिक जो है समाचार पत्रों में जिस प्रकार से आपने पढ़ा सुना होगा कि आपने विकास कार्य तो बहुत सारे कराए हैं, लेकिन उन विकास कार्यों का जो है सही उचित रूप से देखभाल नहीं हो पाया है। आपने बहुत अच्छे-अच्छे चौक चौराहों का निर्माण किया, लेकिन चौक चौराहा जो है कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों के कारण वो जो चौक चौराहे हैं वो जवाब देने लग गई है। हाँ, मैं इस पर कहना चाहूंगा, निश्चित ही इस नगर में बहुत काम हुए हैं। यहाँ पर चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ इस बात को, मैं खुद पीड़ित हूँ इस बात से कि नगर पालिका में चाहे मैं हूं, चाहे मेरे पहले भी लोग रहे हैं, मेरे बाद भी लोग रहेंगे, इस नगर की जनता का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ नगर पालिका के 21 पार्षद अध्यक्ष या वहां के कर्मचारी नगर को, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे अन्य विकास कार्यों को सहेजने की बात हो, जब तक नगर की जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक किन्हीं चीजों को स्थायी रूप से यथावत नहीं रखा जा सकता। हमने चौक चौराहे तो बनाए, लाइट लगाई और उसका सौंदर्यीकरण किया, लेकिन 1 महीना नहीं बीतता कि वहां से कभी लाइट चोरी हो जाती है, वहां से केबल निकाल दी जाती है, वहां की मोटर निकाल दी जाती है, वहां की रेलिंग चोरी कर ली जाती है। तो नगर पालिका बार बार इसका संधारण नहीं कर सकती। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, तो बहुत दुख होता है।
और इसीलिए अभी मैं स्वयं चौक चौराहों को देख रहा हूं और मैंने उसकी रिपेयरिंग के लिए मरम्मत संधारण से करने के लिए सीएमओ सर को कहा है। लेकिन जब तक नगर की जनता का सहयोग नहीं होगा, किसी भी चीज की क्वालिटी को बनाए रखना संभव नहीं है। मध्यानी जी, जिस प्रकार से नगर में एक बहुत बड़ी समस्या है राखड़ की, इसे लेकर आपके द्वारा या नगर पालिका के द्वारा क्या पहल की गई है, क्या की जा रही है? देखिए, राखड़ की समस्या विगत कई वर्षों से है जी। और समय समय पर राइस मिल वालों को इसके बारे में चर्चा भी की जाती है, मौखिक रूप से, पत्राचार के माध्यम से। और अभी तो आपने देखा होगा बहुत सारी राइस मिलें शहर से बाहर भी स्थापित हो गई हैं। और मैं निश्चित कहूंगा कि जो राखड़ की स्थिति आज से 5-10 साल पहले थी, आज वो स्थिति नहीं है, उसमें बहुत कमी आई है। एक तो खुद राइस मिल वालों ने और पर्यावरण विभाग ने भी ध्यान देकर और जो सिस्टम उनको लगाने चाहिए, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने स्थापित किया है, जिसके चलते भी राखड़ कम उड़ रही है। हाँ, समाप्त नहीं हुई है, इसको मैं कबूल कर रहा हूं, लेकिन पहले जो राखड़ उड़ती थी और जो गंदगी दिखाई देती थी, आज कहीं ना कहीं उसमें 50-60% की कमी आई है। जिस प्रकार से हमारी जीवनदायिनी महानदी है, आज उसकी जो है स्थिति आप स्वयं देखते होंगे कि जिस प्रकार से वह दुर्दशा किसी छिपा नहीं है, तो इसको लेकर नगर पालिका या आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या पहल की या आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं महानदी का आज यह हाल है, तो वो किसके कारण है, इसको आप सभी भली भांति जानते हैं। पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने 5 साल में नदी में जो लगातार 10-12 वर्षों से मुर्रम डाली जा रही थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगाई। मुर्रम के रोड न बनाकर फरसी के रोड बनाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उन 5 सालों में जो मुर्रम नहीं डाली गई, जिसके कारण फिर भी नदी आज कुछ तो स्थितियां सुधरी है। और नगर पालिका के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि अपने संसाधनों से नदी की सफाई कर सके। जल संसाधन विभाग को जरूर तत्कालीन हमारे विधायक धनेश साहू जी ने कहा था कि इसकी नदी की एक बार सफाई करवा दो। मैंने स्वयं कलेक्टर साहब से निवेदन किया था, कलेक्टर साहब ने एक समिति भी बनाई थी, लेकिन पर्यावरण विभाग से जो उसकी रॉयल्टी की कीमत तय होनी चाहिए, उसकी तय नहीं होने के कारण वो समिति के द्वारा हमें उसकी परमिशन नहीं दी गई। अन्यथा हम लोगों ने तैयारी कर ली थी कि उसमें से लगभग 1-1.5 फीट जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, उस स्तर तक हम लोग वहां से उसको मिट्टी को कह लो या रेती जो भी रहती, उसको निकालने का हम लोगों ने प्रयास करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन पर्यावरण विभाग से लिखित में हमें कोई मिलने के कारण, आदेश न मिलने के कारण हम लोग उस कामों को नहीं कर पाए। और वैसे भी ये काम जल संसाधन विभाग का है। मध्यानी जी, आगामी आपका जो है चुनाव, आगामी दिनों में चुनाव है, फिर से निकाय चुनाव, आपका क्या प्लान है इसको लेकर? देखिए, मैं तो अब भैया के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने जा रहा हूं। और मेरी सोच ये है कि पार्टी में सभी को मौका मिलना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अब प्रत्यक्ष चुनाव भी होने जा रहे हैं, जो भी आरक्षण आता है, अभी तो आरक्षण ही क्लियर नहीं है, जो भी आरक्षण आता है तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए और राजनीति में सभी को अवसर मिलने चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। बाकी जैसा पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। मध्यानी जी, आपका यह नगर पालिका में आप 5 साल गुजारे, ऐसा कौन सा कर्मचारी सबसे अच्छा लगा और कौन अधिकारी, आप अभी तक के कितने सीएमओ गए, कौन अधिकारी आपको अच्छा लगा? नहीं, देखिए, अधिकारी कर्मचारी सभी अच्छे होते हैं, है ना। उनके काम करने की शैली अलग अलग होती है ना। किसी का अनुभव बहुत ज्यादा रहता है, किसी का अनुभव कम रहता है। सारे अधिकारी कर्मचारी अच्छे हैं और उनके तालमेल से ही आज 5 साल तक हम लोग इस नगर पालिका को चला पाए। और आप देख लीजिए, मेरे कार्यकाल में कभी कोई हड़ताल नहीं हुई, कभी विपक्ष को कोई हंगामा करने का अवसर नहीं मिला। हमारी सारी परिषद की बैठकें बिना हंगामे के समाप्त हुई। मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे कार्यकाल की। आगामी जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस बार जो है चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाली है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं?
अब देखिए, पिछली सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव कराया और अब वर्तमान सरकार फिर से प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव को कराने जा रही है। तो सभी सरकारों की अपनी सोच होती है। मैं कहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से जो था उसमें बहुत सारे लोगों को उस कुर्सी तक जाने में सुविधा होती है, क्योंकि पार्षद चुनाव में एक सीमित खर्च होता है, लेकिन हर आदमी जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उतना संबल नहीं होता, उतना संपन्न नहीं होता कि वो अध्यक्ष चुनाव लड़ ले, क्योंकि आजकल चुनाव में खर्चे बहुत होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो पुरानी प्रक्रिया थी वो ज्यादा असरकारक थी। जी मध्यानी जी, जिस प्रकार से अब आपका समय एक सप्ताह ही बचा होगा, मेरे ख्याल से एक सप्ताह बचा हुआ है। आप इन 5 सालों में जिस प्रकार से आपने काम किए, और आपको क्या लगता है कि ये काम कोई ऐसा काम है जो मैं कर नहीं पाया, ऐसा कुछ काम है? हाँ, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि निश्चित ही मुझे नगर की जनता ने 5 साल का अवसर दिया, लेकिन 2 साल हम लोग कोविड को झेले और उसके बाद 2 साल बहुत अच्छा काम करने का अवसर मिला और बहुत सारे काम इस नगर में हुए भी हैं। और जो अंतिम वर्ष रहा ये कहीं ना कहीं लगातार आचार संहिता के चलते और सरकार के पास जो फंड की कमी है, जो फंड हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने के कारण जो कुछ मेरी भावनाएं थी इस नगर के लिए उसको पूरा करने में असमर्थ रहा, और वो सबसे बड़ा कारण फंड की व्यवस्था है। योजनाएं तो बहुत सारी है, मेरे पुराने सरकार के पास बहुत सारे प्रस्ताव जमा थे जो इस नगर की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। मैं चाह रहा था कि नगर पालिका को कार्यालय को नीचे जो हमारा वैष्णव भवन है वहाँ उसको अल्ट्रेशन करके लाऊं, और दोनों जो हमारे गार्डन है वहां पर कुछ बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराऊं। साथ ही साथ एक ऑडिटोरियम लगभग 2.5 करोड़ का था, उसका भी प्रस्ताव मैंने जमा किया था। कहीं ना कहीं सरकार बदलने से उस पर भी असर पड़ा। एक चौपाटी में बनाना चाह रहा था, उसको कहीं ना कहीं जो सरकार बदलने के बाद चाहे फंड की कमी के कारण और नहीं तो मैं उसको पीपीपी मोड में भी बनाना चाह रहा था, तो उसका असर रहा और वो काम को नहीं कर पाया। मैं कहूंगा कि मेन जो एक चीज थी कि मैं इस नगर को एक चौपाटी देना चाह रहा था, वो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया, और कभी जीवन में अवसर आएगा या आने वाली टीम यदि मेरा अनुभव लेना चाहेंगी तो निश्चित मैं उनसे कहूंगा कि इस नगर में आप एक अच्छी चौपाटी का एक निर्माण करें, और यहाँ के आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी है। आजकल जो आधुनिकताएं आ रही है, आज की जो जनरेशन है उनसे जुड़ी हुई है, तो एक चौपाटी की आवश्यकता महसूस होती है। तो उस काम को मैं नहीं कर पाया, इसका मुझे हमेशा दुख भी होगा। कभी जीवन में अवसर मिला तो जरूर उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। मध्यानी जी, डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, और हमारे विधानसभा में भी जो है बीजेपी के विधायक हैं, और अब आने वाले समय में निकाय चुनाव है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां आप लोग के द्वारा की जाएगी? क्या लगता है इस बार जो है? मैं कहूंगा, आप बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, विधानसभा में भी। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं और इस नगर की जनता इस बात को सोचे कि इस डबल इंजन की सरकार ने और प्रदेश की सरकार को बने आज 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में इस प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश के लोगों के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं लागू की है, कौन सी ऐसे नए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है, इसको आप स्वयं अवलोकन कर लें। एक भी काम पूरे 12 महीनों में, पूरे 1 साल में इस छत्तीसगढ़ में कोई काम इस सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ हर महीने आपको एक बड़ा बोर्ड रायपुर में दिखाई देगा या व्हाट्सएप में दिखाई देगा कि महतारी वंदन की इस महीने की किस्त जारी की गई। इसके अतिरिक्त आप उठाकर देख लीजिए, इस साल जितना किसान परेशान है, जितना नौजवान परेशान है, जितना व्यापारी परेशान है, आज राइस मिल वालों की हालत क्या है। तो आखिर कहाँ है ये सरकार? आपको कहाँ लग रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है? आप इस अभनपुर विधानसभा में बताइए कौन से नए काम का भूमि पूजन हुआ है? सारे पुराने कामों का लोकार्पण हो रहा है, सारे पुराने कामों का भूमि पूजन हो गया जो पुरानी सरकार में स्वीकृत थे। तो क्या लगता है इस बार के निकाय चुनाव में नगर में किसकी सत्ता बैठने वाली है? क्या रणनीति आप लोग के द्वारा बनाई जा रही है? देखिए, हमेशा इस नगर पालिका में कांग्रेस को आशीर्वाद मिला है और हम निश्चित ही आकलन करेगी जनता, आकलन करेगी इस नगर की जनता कि जो अभी वर्तमान में साय साय की सरकार है उन्होंने 1 साल में क्या किया है, और जो हमारे पूर्व विधायक थे वो किस टाइप से थे,
उनके काम करने की शैली क्या थी, निश्चित जब उनको वो लोग ध्यान करेंगे तो इस नगर में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम पूरी तरह आशावान हैं। क्या लगता है आने वाले समय में आरक्षण जो है, निकाय का आरक्षण होने वाला है, क्या लगता है सामान्य ओबीसी या फिर क्या कौन सा आ सकता है? देखिए अब ये एक अंदाजा कहा जाए या क्या कहने जाए? देखिए अब किसकी किस्मत खुलेगी ये तो अभी मुझको भी उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो जो भी आरक्षण आएगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी आरक्षण आएगा हमारे पास सारे आरक्षण के प्रत्याशी तैयार हैं। क्या अगर सामान्य आते हैं तो फिर से वही धनराज मध्याह्नी जी, अगर मान लो टिकट मिलता है तो चुनावी मैदान में उतर सकते? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि पार्टी किसी नए व्यक्ति को अवसर दे, क्योंकि सामान्य होना बहुत कम प्रक्रिया में आता है। तो मैं तो चाहूंगा कि किसी मेरे साथी को अवसर मिले, लेकिन जैसा पार्टी का आदेश होगा, पार्टी बोलेगी चुनाव लड़ने के लिए, फिर मैदान में उतर जाएंगे। क्या मध्याह्नी जी, इन 5 सालों में क्या लगता है आपको, कौन से काम अधूरे रह गए हैं और क्या लगता है कि यह काम आपसे छूट गया है? निश्चित ही कोई भी जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हो सकता। अपेक्षाएं जनता की बहुत होती है और हमारे पास योजनाएं भी बहुत होती है, लेकिन इनको क्रियान्वयन कर पाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको सरकार से कितना फंड उपलब्ध होता है। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं मेरे मन में थी, बहुतों को पूरा कर पाया और कुछ 2-3 जरूर बाकी रह गई। कभी अवसर मिलेगा जीवन में तो उस पर फिर से काम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी ओर से माननीय विधायक गणेश साहू जी को, जिन्होंने कोविड के दौरान इस नगर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए 50 बिस्तर अस्पताल, 3.25 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन सेंटर और अनेक सुविधाएं इस स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराई। उसी प्रकार इस नगर के सौंदर्यीकरण के लिए मुझे कुर्रा से लेकर पुल तक एक रोड चौड़ीकरण 30 करोड़ रुपए का लगभग उन्हें स्वीकृत करके और उसे पूर्ण कराया। इस नगर में ही नदी के किनारे तटबंध स्थित है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए 9 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति कराई, जो चल रहा है। इस नगर की बहुत पुरानी मांग थी महिला महाविद्यालय और तहसील ऑफिस को पूर्ण तहसील का दर्जा देना, जो यहाँ उप तहसील थी, तो उन्होंने उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाया। उसके लिए भवन के लिए 5 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति दिलाई और साथ ही साथ महिला महाविद्यालय तत्काल प्रारंभ कर उसके भवन के लिए भी स्वीकृति दिलाई और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से उन्होंने लगभग 5 एकड़ 15 डिसमिल हमें जमीन भी वापस दिलाई, जिस पर आने वाले समय में भवन बनेगा। और आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह छोटा प्रयाग है। इसके पहले बहुत लोगों को काम करने का अवसर मिला, लेकिन क्या छोटे प्रयाग में जो सुविधाएं आने वाले लोगों के लिए होनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं थी? नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल में वहां पर 45 लाख रुपए का एक जो अस्थि विसर्जन करने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए 45 लाख रुपए का एक भवन बनाया गया, जिसके लिए भी मैं माननीय गणेश साहू जी को धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद नगर पालिका के द्वारा वहां 20 लाख रुपए का शेड और पार्षद के द्वारा वहां पर पेवर्स वगैरह लगाकर उस स्थान को आज इस लायक बनाया गया है कि बाहर से जब लोग आते हैं तो उनको अब वहां अच्छा लगता है उनकी सुविधाओं को देखकर। साथ ही साथ जो नगर पालिका का मुख्य काम होता है वह रहता है सफाई, पेयजल और लाइट। हमको सफाई में 2 बार दिल्ली स्तर पर सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है, जिसको इस नगर की जनता जानती है। पेयजल, मैं कहूंगा गर्मी के दिनों में 1-2 वार्डों को छोड़कर, 1-2 वार्ड भी नहीं कहूंगा, 1-2 मोहल्लों को छोड़कर बाकी सारे जगह पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त है और कहीं कोई पेयजल की परेशानी नहीं आती है। और सफाई व्यवस्था में मैंने जैसे पहले भी कहा 2 बार हम अवार्ड लाए हैं। और बिजली व्यवस्था, सारे जो हमारे सरकारी पोल है वहां पर बिजली लगातार प्रवाहित होते रहती है, जो खराबियां आती है उसको भी हम लोग तत्काल बनाते ही हैं। उसके बाद जो नगर के विकास के लिए गलियों में, चाहे वह नाली हो चाहे रोड हो, जितनी संख्या में हमारे कार्यकाल में बने हैं, मैं समझता हूं शायद और किसी के कार्यकाल में उतने सड़क और नाली वार्डों में नहीं बने होंगे। और इसका मैंने पूरा एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। इस नगर की जो गंज रोड और सदर रोड की नालियां थी, जो इतनी भर चुकी थी कि बरसात के दिनों में लोगों की दुकानों में पानी घुस जाता था, उस पर भी कहीं ना कहीं हमने 90% सफलता प्राप्त की। नालियां नहीं बना दी तो उसका कचरा भी निकल गया और नालियों की गहराई बढ़ गई, जिसके कारण आज जो पानी घुसने की परेशानी थी वो नहीं रही। देखिए क्या हो रहा है, जो नालियां बनी है आप स्वयं जाकर देखिए, बहुत सारे क्या मैं कहूंगा लगभग 80-90% दुकानदारों ने उस पर पाटा बना दिया है।
पाटा बनने के कारण जो सफाई होनी चाहिए नाली की, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाती, और उसका परिणाम होता है फिर वो कचरा बढ़ता चला जाता है वहां पर। और आपको क्या बताऊं, वहां से तो गद्दे और तकिए तक निकलते हैं, तो इसको तो नगर पालिका नहीं डालती। मैं तो निवेदन करूंगा, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब तक नगर की जनता का सहयोग नहीं होगा नगर पालिका को, तब तक चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे विकास के काम हो, उस पर गुणवत्ता नहीं दी जा सकती। आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। मैं निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि नगर की जनता भी अपनी जिम्मेदारियां समझे और सहयोग प्रदान करे। देखिए, हम लोगों को 5 साल का अवसर मिलता है, हर 5 साल में लोग आते हैं, आपके लिए काम करते हैं, लेकिन आपको भी उतना सहयोग देना चाहिए। नगर पालिका आपके घरों से कचरा उठा रही है, उसके बाद आखिर दिन भर कचरा नाली में कौन डाल रहा है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। और हर 24 घंटे में आपके पास नगर पालिका के लोग पहुंच रहे हैं, आप उनको कचरा दें। तो सफाई व्यवस्था जब तक नगर का सहयोग नहीं होगा, तब तक उसमें सुधार संभव नहीं है। तो ये थे मेरे साथ धनराज मध्यानी जी, नगर के मुखिया और नगर पालिका के प्रथम नागरिक, जिन्होंने आज अपनी बात रखी। पूरे 5 वर्षों में इन्होंने क्या काम किया। मैं सारे नगर वासियों से अपील करता हूँ, छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज भाई नागेंद्र निषाद जी लगातार इस नगर की समस्याओं को लेकर, यहाँ की आवश्यकताओं को लेकर लगातार लगे रहते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और इसका हौसला बढ़ाएं, ताकि ये नगर के विकास के लिए और भी बहुत सारे जो समाचार हैं आप तक और हम तक पहुंचाएं। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।